अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, ये किसी एटम की एबिलिटी है कि वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl का बॉन्ड है तो HCl के बॉन्ड में अगर आप देखते हैं तो H पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, और HCl जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। ऐसे तो हम अगर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर लिखें उसका मतलब इलेक्ट्रॉन शो करें तो हम सेंटर में शो करते हैं, लेकिन एक्चुअली सेंटर में नहीं होते बल्कि वो थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड हुए होते हैं। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो उसको जो है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसका जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से। तो वो जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन थोड़े एक्सेस हो गई है। एक्सेस होने की वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन पे जो है उनकी डेफिशिएंसी हो गई है वो पार्शियल पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, अगर हम ट्रेंड की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ करेगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी। क्यों? लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, आपके शेल कांस्टेंट रह रहा है। पहली बात शेल कांस्टेंट रह रहा है, दूसरी बात न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। इन दोनों वजह से जो साइज़ ऑफ द एटम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, साइज़ स्मॉल हो रहा है क्योंकि शेल कांस्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ है, तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जितना साइज़ स्मॉल होगा, ये पहले पॉइंट देख लें, उतनी ही जो न्यूक्लियस होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी। और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम ये हो रहा है कि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है। जब एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो अपने जो शेल के इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को होल्ड करने में उसे काफ़ी मुश्किल जो है वो पेश आ रही है। वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा। यानी कि हम ये कहते हैं कि टॉप टू बॉटम के एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है, न्यूक्लियस की ग्रिप वीक होती है। न्यूक्लियस की ग्रिप वीक होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये चीज़ है कि न्यूक्लियस जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसके लिए न्यूक्लियस का ताकतवर होना बहुत ही ज़रूरी है। और टॉप टू बॉटम जो है वो न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है या इनकी जो उसकी ताकत है वो डिक्रीज़ होती है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। इसमें एक बात लिखी है कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज़्यादा होती हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। देखें, अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी को देखें तो वो क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सिंपली अगर हम डिफाइन करते हैं आउटर मोस्ट शेल से जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो इट्स मीन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है या न्यूक्लियस की जो ग्रिप है इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन और टू किक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसी तरह अगर न्यूक्लियस की पावर अगर ज़्यादा है, अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करने लगा हूँ, अगर न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे जस्ट वो अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जस्ट वो होल्ड करके रखेगा। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, न्यूक्लियस की पावर। न्यूक्लियस की पावर अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और इसी तरह अगर न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं होने देगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये खुद करना है। इसकी भी सिमिलर ही रीज़न है, कोई इतनी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम पहले देख लेते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं स्ट्रक्चर आ गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ गया, स्मेल आ गई, ऑर्डर वगैरह, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आती हैं। तो जो स्ट्रक्चर है उसको मैं जो है वो कंबाइन करूँगा। आपका जो दूसरा टॉपिक है इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इसके साथ
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ। जब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर आप इसे देखें तो पहले अगर 3 एलिमेंट्स को हम देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि सोडियम वगैरह का जो है, सोडियम का जो है वो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड है। और जो है मैग्नीशियम और जो है क्या नाम है एल्युमिनियम, ये जो है 12 कोऑर्डिनेटेड है। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा उतनी बॉन्डिंग अच्छी होगी और उतना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब बात आती है सोडियम एल्युमिनियम का, दोनों 12 है, तो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में देख रहे हैं एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एक मेटालिक स्ट्रक्चर जो इसका आप जनरल पढ़ते हो, ठीक है, वो भी यहाँ नंबर ऑफ़ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है बस कि एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा है और मैग्नीशियम का उससे कम है और सोडियम का सबसे कम है, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सोडियम से एल्युमिनियम की तरफ। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं या सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सिलिकॉन जो है एक जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह डायमंड का एक बड़ा सा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, केज लाइक तो नहीं है होता, वो टेट्राहेड्रल होता है। बताने का मकसद ये है कि वो एक हाईली कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह डायमंड का इसी तरह सिलिकॉन का भी होता है, इसी वजह से इसकी जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हैं। अगर हम अब बात करें फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन और आर्गोन की, तो ये स्ट्रक्चर इनका जो है ये बॉइलिंग पॉइंट के साथ ही यहाँ पे ही एक्सप्लेन हो रहा है। ये देखें, जो फास्फोरस है वो P4 मॉलिक्यूल की, यानी कि उसके 4 एटम होते हैं, 4 एटम कंबाइन करके एक फास्फोरस का समझे मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो वो P4 की फॉर्म में होता है। और फास्फोरस और सल्फ़र के कंपैरिजन में कर रहा हूँ, सल्फ़र के 8 एटम्स होते हैं आपस में कंबाइन। तो जितने ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होंगे इतनी ज़्यादा जो है उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उनमें जो है वो अच्छी बॉन्डिंग होगी। जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यही वजह है कि सल्फ़र का ज़्यादा है फास्फोरस से, ठीक है। अगर हम क्लोरीन और आर्गोन की बात करें तो क्लोरीन डायटॉमिक है, यानी कि Cl2 की फॉर्म में होती है। डाई का मतलब होता है दो एटम, डायटॉमिक मतलब 2 एटम है। और आर्गोन मोनोटॉमिक होती है, तो इसमें वेरी वीक फोर्सेस होती हैं क्लोरीन के मुकाबले में, तो इस वजह से क्लोरीन का थोड़ा ज़्यादा होता है और आर्गोन का कम होता है। ये इनकी रीज़न लिखी हुई है, ये आप 1 बाय 1 देख लें, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं इसमें क्लोरीन में और आर्गोन वगैरह में भी इसी तरह ही है, ठीक है। और जस्ट आर्गोन एटम स्कोप फॉर वंडरवाल ट्रैक्शन बिटवीन देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड, ठीक है। तो इसी वजह से वंडरवाल फोर्सेस हैं, उसमें भी क्लोरीन भी वंडरवाल है, लेकिन उसमें वंडरवाल प्रोमिनेंट है, इसमें और ज़्यादा वीक होगी, ठीक है। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शन विद वाटर, सबसे पहले जो 3rd पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन जब सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं तो ये आगे आप अगर चाहें तो लैब में कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 की जो है वो हॉलीडेज़ चल रही हैं, इस वजह से तो वो लैब तो आप नहीं कर सकते, लैब में जाके प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते। बट ये है कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जब आप सोडियम मेटल का इवन कि एक छोटा सा पीस, बिल्कुल छोटा सा पीस अगर आप जो है पानी में अगर आप उसे पुट करते हैं या फेंकते हैं उसे, तो वो पानी में जो है वो एक आग सी लग जाती है और वो वहाँ से एक स्मोक सा प्रोड्यूस होता है, धुआं सा प्रोड्यूस होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज़ होती है। और जो वो धुआं सा प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली गैस होती है। वो कौन सी गैस है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो वेरी करती है। मैग्नीशियम इज़ वेरी स्लाइड रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। देखें वो वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब उसके साथ, लेकिन मैग्नीशियम के 2 रिएक्शन होते हैं और दोनों रिएक्शन एक कोल्ड वाटर के साथ है, दूसरा स्टीम के साथ है, ठीक है। यानी कि गर्म पानी, जिसे आप सिंपल जो है अगर आप कहें तो गर्म पानी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टीम के साथ उसकी प्रोडक्ट अलग आ रही है और कोल्ड वाटर के साथ उसकी प्रोडक्ट जो है वो अलग आ रही है। तो ये आपने याद रखना है, इक्वेशन को एज इट इज़ आपने याद करना है। एल्युमिनियम की जहाँ तक बात है तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, Al2O3। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? अब देखें
एल्युमिनियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम ठंडे पानी के साथ क्या रहा था, मैग्नीशियम ठंडे गर्म दोनों के साथ क्या रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इनकी वाटर के साथ रिएक्टिविटी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। तो एल्युमिनियम Al2O3 जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसा कि आपने सुना होगा कि एल्युमिनियम की अगर आप विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो उनमें जो है रस्टिंग जो है वो कम होती हैं। ठीक है, तो क्यों इस तरह होता है, क्योंकि ये Al2O3 जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो आगे फर्दर एल्युमिनियम को एक्सपोज नहीं होने देती, ताकि जो है वो फर्दर जो है उस पर जो है वो रस्टिंग ना हो सके। जबकि आयरन में जो F2O3 होता है वो प्रोटेक्टिव नहीं होता, वो समझे वो अनप्रोटेक्टिव होता है या एज ए इन्हांसर होता है, यानी कि वो रस्टिंग को इन्हांस करता है, जबकि Al2O3 रस्टिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। जस्ट फॉर द सेक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है, वहाँ वो चीज़ यहाँ पे आपने नहीं लिखनी, जस्ट आपने रिएक्शन ही मेंशन करना है। अगर रिएक्शन विद क्लोरीन अगर देखें हम, फास्फोरस और सल्फर कोई रिएक्शन नहीं देते वाटर के साथ, क्लोरीन का देखें तो वो सिंपल जो है HCl बना रही है और HOCl बना रही है। HOCl क्या है जी, हाइपोक्लोरस एसिड है। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरिक 1 एसिड, ठीक है, एसिड slowly decompose to produce hydrochloric acid releasing oxygen and you may come across equation as shown below। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, जब सनलाइट पड़ती है तो क्लोरिक 1 जो एसिड है वो क्या करता है, वो ब्रेक हो जाता है HCl में और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, इसकी कोई डिटेल नहीं हमने करनी, सिंपल रिएक्शन जो है वो हमने एज इट इज़ लिखने हैं। और ये जो रिएक्शन आप याद कर लें, इसी को अपने वर्डिंग में लिख दें। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हाँ यहाँ पे आपने जो है ध्यान देना है, ये थोड़े जो है इम्पॉर्टेंट हैं। अब ऑक्साइड्स की ना इकसाम होती है, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट जो है वो ऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, जैसे ये सोडियम अगर आप देखें तो सोडियम पर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब पर ऑक्साइड का हमें कैसे पता चलता है कि एक कोई पर ऑक्साइड है, कोई नॉर्मल ऑक्साइड है, कोई सुपर ऑक्साइड है, तो ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलता है। किससे पता चलता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है, जैसे नीचे मैग्नीशियम के केस में है, ठीक है, उसको नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है या -1/2 है तो वो सुपर पर ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें जो है वो पता चलता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है, ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो सिंपली क्या कर रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना रहा है। हाँ, यहाँ पे फास्फोरस का थोड़ा सा बिहेवियर इंटरेस्टिंग है। जिस तरह कार्बन का हमने पढ़ा था कि कार्बन के 2 ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब लिमिटेड क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन की तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, जब एक्सेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इसी तरह जब फास्फोरस के पास लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो P4O6 बन जाएगा, यानी फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और जब एक्सेस क्वांटिटी होगी तो P4O10 बन जाएगा, यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो इनके कलर जो हैं ये वेरी करते हैं, कलर आपने याद करने हैं MCQs वगैरह में, या यहाँ पे रिएक्शन में भी आपने मेंशन करने होते हैं। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड पता है आपको, एक गैस है पेल ब्लू, इसका कलर होता है फ्लेम है, इट प्रोड्यूसेस कलर एज सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये फ्लेम जो है ये सल्फ़र का फ्लेम है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का नहीं है, सल्फ़र का फ्लेम है, सल्फ़र डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है। ठीक है, क्लोरीन और आर्गोन जो है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते। अच्छा, रिएक्शन विद क्लोराइड, क्लोराइड के साथ क्या है, सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड बना देगा, आयनिक रिएक्शन हो रहा है जैसे प्रीवियस। कलर कौन सा होगा, वाइट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा MgCl के साथ, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे थोड़ा सा एल्युमिनियम का थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम इज ऑफन ट्रीटेड विद क्लोरीन बाय
passing dry chlorine over aluminium foil heated in a long tube. The aluminium burns in the steam of chloride to produce very pale yellow aluminium chloride. This चेंज इनटू लिक्विड वेपर और सॉलिड, ठीक है, वो सुब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, तो इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें कोई इतनी समझाने वाली बात नहीं है। अच्छा, फास्फोरस है आगे। फास्फोरस, वाइट फास्फोरस बर्न इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ टू क्लोराइड्स। जिस तरह ऑक्साइड इसके दो थे, इस तरह क्लोराइड भी दो होंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो क्या कह रहा है, वो कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है, और जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो सॉलिड है, ठीक है, येलो कलर का, ऑफ वाइट से येलो कलर का। सल्फर, डाई सल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है। व्हेन स्टीम ऑफ क्लोराइड इज पास ओवर सम हीटेड सर्फेस रिएक्ट टू फॉर्म ऑरेंज इवल स्मेलिंग। इवल स्मेलिंग का मतलब ये है लिक्विड होता है, ये गैस नहीं है, ये लिक्विड है। इवल स्मेलिंग मतलब है यानी कि इसकी जो स्मेल है वो इरिटेटिंग होती है, बुरी होती है, ठीक है। क्लोरीन और आर्गोन, जारी सी बात है, ये इरेक्ट नहीं करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिटेल में समझने वाली थी, और जो केमिकल प्रॉपर्टी थी इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए हैं। इवन देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क सर ये समझ नहीं आया, तो मैं उसे जो है वो आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, या अगर कोई डिटेल हुआ तो कोई डिटेल वीडियो बना के दोबारा बता देंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।